नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है। वाकई ये घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। चंद मिनटों की खुशी के लिए किसी की जान चली जाती है। तो ये घटना को आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कुछ भाई कुछ बहन हमारी है जो अपनी राय देते हैं, अब उनके मैं नाम लूंगा और वो अपने प्रदेश का नाम लिखते हैं और हमारे साथ साझा करते हैं। कुछ लोगों के जन्मदिन भी होते हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन लोगों ने कमेंट किया है। तो चलिए आज सीधा सीधा घटना का रुख कर लेते हैं। घटना शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। जितने भी हमारे पुराने दर्शक हैं, जैसे बहुत लोग हैं, उन लोगों से विनती रहती है, गुजारिश हमेशा मैं करता हूं कि आप लोग एक लाइक कर दिया करिए। बस आप लोगों के एक लाइक की वजह, सपोर्ट, बस आपका एक प्यार के तौर पे आप लोग बस लाइक कर दिया करिए। आप उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ रहता हूं। तो चलिए आज की कहानी को सीधा सीधा रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली, और इसी बरेली के मीरगंज इलाके की ये घटना है। एक लड़की होती है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया की शादी 2015 में शैलेंद्र से होती है। शैलेंद्र के पिता का नाम रमेश है और उनकी माता है माला। 2015 में शादी होती है, परिवार हंसी खुशी चलता है, वक्त गुजर रहा था और एक साल बाद उनकी एक सुंदर सी बेटी जन्म लेती है, जिस बेटी का नाम होता है रीना। बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वक्त गुजर रहा है और साथ ही साथ बिटिया कब बड़ी हो जाती है आप लोगों को पता ही है। 1 साल की बिटिया यानी 2016 में बिटिया का जन्म होता है, 2016 के लास्ट में। अभी तक परिवार में जब बेटी जन्म ले लेती है तो खुशियां आ जाती है, लेकिन जो पिता है उसके सिर पर बोझ भी हो जाता है कि उसको कन्यादान करना पड़ेगा। जो शैलेंद्र है वक्त के साथ साथ वो कैंसर से पीड़ित रहता है और उसकी हालत गंभीर होने लगती है। इस बात की जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी कि उसको कैंसर है। एक दिन जब उसकी अचानक तबीयत खराब होती है तो जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो चेकअप के दौरान पता चलता है कि उसको कैंसर है। ये बात वो अपने घर पर आकर नहीं बताता है। अगर ये बात वो घर पे बताता तो परिवार के जो लोग हैं वो परेशान होते, पत्नी परेशान होती, बेटी है। अब तमाम लोग परेशान हो जाते इसी वजह से जो शैलेंद्र है इस बात को छुपा लेता है। वक्त गुजरता है और जब साथ ही साथ जो शैलेंद्र है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और साल 2022 में जनवरी महीने में शैलेंद्र इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। शैलेंद्र इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, फिर उसके माता पिता उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जो उसकी पत्नी है अब वो अकेली हो जाती है, प्रिया अकेली हो जाती है। प्रिया की अभी उम्र ही क्या थी, 27-28 साल की लड़की, जो अभी उसने सही से पूरी दुनिया ही नहीं देखी थी। उसका पति भरी जवानी में छोड़ करके चला गया। जो प्रिया है अब वो कर भी क्या सकती है, उसके सामने कोई चारा ही नहीं है। उसकी एक बेटी है, बेटी जिसकी उम्र लगभग 6 साल से ऊपर है। अब अपनी बेटिया को लेकर के उसके पर मायके वाले, उसके ससुराल वाले भी कहते हैं कि बेटी चलो तुम्हारा विवाह कर दिया जाता है, यानी कि साल 2023 में कहते हैं चलो विवाह कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रिया है कहती है कि नहीं, मैं ऐसे ही अपना जीवन गुजार लूंगी। वक्त गुजरने लगता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो प्रिया है अब मायके जाती, मायके से ससुराल आती। अब इस यही जो सिलसिला है वो चल रहा था। अब इन्हीं सब के दौर में वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी और जो ससुर है उसे कहता कि मेरा पैर दबा दो। जब पैर दबाने बहू बैठती तो जब बहू के स्तन को वो देखता था, कहीं ना कहीं बहू के प्रति उसके जो नीयत है वो खराब होती जा रही थी। सोचता है कि उसके जो बेटा है
बेटा तो अब इस दुनिया में है नहीं, उसकी बहू जवान है, आखिर वो इस बोझ को कब तक ढोएगी। इससे अच्छा है कि वो इसका साथ दे। यही सोच करके जो ससुर है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन प्रिया को जब इस बात का एहसास होता है तो प्रिया वहां से हट जाती है, और हटने के बाद वो कहती है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो बोलती भी कैसे, क्योंकि वो उसके जो ससुर था, एक तरह से कहते हैं कि जो सास ससुर होते हैं वो माता पिता का रूप होते हैं। मायके में माता पिता जो जन्म देते हैं, और दूसरे माता पिता वो होते हैं जो उस बिटिया के जीवन के अंतिम सफर तक चलते हैं। वही उसी बिटिया का जो पति है वही अपने माता पिता को मुखाग्नि देता है, और अपनी ही बहू यानी कि एक तरह से कह लीजिए बेटी, बेटी के साथ वो जो आदमी है वो दरिंदगी करने की सोचने लगता है। एक दिन मौका दे करके जब जो प्रिया है वो किचन में खाना बना रही होती है, जो उसका ससुर है वो जाता है और पीछे से उसको पकड़ लेता है। जब पीछे से पकड़ता है, जो प्रिया है वो मना करती है और वहां से हट जाती है, और हटने के बाद कहती है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बहू हूं। अब इस बात से वो गुस्से में बोलती है, इस वजह से जो उसका ससुर है वो हट जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है और हट जाता है वहां से। वो हट इसलिए भी जाता है कि उसकी पत्नी भी घर में भी थी, इसलिए वो वहां से हट जाता है, बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता है। एक दिन उसकी जो पत्नी है वो मायके चली गई है, अब घर में बहू अकेली है, बेटी स्कूल चली जा गई है। अब इसी बात का जो फायदा उठाता है रमेश, बहू बाथरूम से नहा करके निकलती है और निकल करके अपने कमरे में जा रही होती है कपड़ा बदलने के लिए, तब तक जो रमेश है उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है, और कमरे में पहुंचकर उसके बदन से चिपक जाता है, और उसके बदन से जो तौली है उसको हटा देता है। बहू बार बार हाथ जोड़ रही है, उसे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन उसके शरीर सिर पर तो नशा चढ़ा हुआ था। अब वो अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब ये शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है एक बार जब शुरू हो जाता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो प्रिया है, प्रिया के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार होते लगे। एक दिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, यानी कि लगभग जब 4 महीने का जब समय गुजर जाता है तो 4 महीने बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब दर्द होता है तो उसकी जो सास है यानी कि माला, माला उसको नजदीकी ही जो स्वास्थ्य केंद्र होता है सरकारी, उसमें लेकर के जाती है। जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो जांच करने के दौरान डॉक्टर ये कहते हैं, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। जब ये बात माला सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वहां पर तो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है, डांटती फटकारती भी है, ज्यादा नहीं बोलती है, हॉस्पिटल के बाहर आकर के बोलती है। लेकिन जैसे वो घर पहुंचती है तो अपने पति पर झल्लाने लगती है, कहती है, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुमने इसको गर्भवती कर दिया। क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसको पहले से ही इस बारे में पता था। जब आए दिन उसका पति उस अपनी ही बहू के साथ अत्याचार करता था, तो जो माला है इस बात की जानकारी उसको लग गई थी। अब वक्त के साथ साथ अब हो भी क्या सकता है, जो ससुर है वो कहता है कि एक काम करो कि बच्चे को गिरवा दो, लेकिन जो माला है वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो जाती है और अपनी बहू से जबरदस्ती गर्भपात करवा देती है। गर्भपात होने के बाद भी जो उसका ससुर है लगातार उसके साथ फिर वही शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जो बहू है इस प्रकार पीड़ित होती है, अत्याचार को आखिर वो कब तक सहती। जो उसकी बेटी है, बेटी पहले से ही नानी के यहाँ अपने रह करके पढ़ाई करती थी, और उसके जो सास ससुर है उसको घर में से बाहर भी नहीं जाने देते कि वो निकल करके वहां से भाग जाए। वक्त गुजर रहा था और इसके ऊपर अत्याचार बढ़ते रहे थे। अब जो प्रिया है एक दिन मौके का फायदा उठाती है, सभी लोग सो रहे होते हैं तो दबे पांव वो बाहर निकलती है, और बाहर निकल करके सीधा वो अपने मायके पहुंच जाती है, और मायके पहुंच करके अपने पिता से, अपनी माँ से सारी बातें बता देती है कि उसके साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। अब उसके पिता फौरन उस लड़की को लेकर के थाने पहुंचते हैं, और उसी थाने में, बगल के जो थाना होता है उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर रमेश को गिरफ्तार किया जाता है।
रमेश को गिरफ्तार कर लेने के बाद जो रमेश है इस गुनाह को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया, ये किसी और की बात कर रही है, कोई और इसकी जो नाजायज औलाद जो इसमें बोल रही है गर्भपात करवाई है, उसका पिता होगा, इसके बहुत लोगों से अवैध संबंध है। लेकिन जो लड़की है पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। जो वहाँ के इंचार्ज थे राजेश सिंह जी, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उस लड़की को नज़दीकी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र में लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर उसका डीएनए मैच कराया जाता है। डीएनए मैच कराने के दौरान जब लड़की एक बयान दी रहती है कि उसका गर्भपात इस हॉस्पिटल में हुआ है, फिर उस लड़की को वहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है और ले जाने के दौरान जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन जो लड़की है उसी बात पे अडिग थी और हॉस्पिटल वाले इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, गैर कानूनी काम किया था। गर्भपात करना एक गैर कानूनी अपराध है, अब इसीलिए हॉस्पिटल वाले भी डर रहे थे। लेकिन जब पुलिस उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो फिर उसमें वो लड़की साफ साफ आ रही है और जा रही दिखती है। अब इस वजह से जो डॉक्टर है अब इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी है, जो इंचार्ज है, वो बिल्कुल दबने का नाम नहीं लेते हैं और पूरे निष्पक्ष तरीके से उस लड़की को न्याय दिलाने की बात की जाती है। फिर वहां से पूरा सबूत इकट्ठा होता है, डीएनए उसके ससुर का मैच कराया जाता है और फिर वहां से क्लियर हो जाता है कि जो सीधा सीधा जो लड़की आरोप लगा रही है अपने ससुर पर, वो बात सही है। और इसमें उस हॉस्पिटल का भी हाथ है जिसने गर्भपात किया है। उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी उस डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर की जाती है और साथ ही साथ जो सास और ससुर है, क्योंकि सास सब कुछ जानते हुए भी अपनी ही बहू के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार करवाती है। अब इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बाकी जो भी सजा है वो कोर्ट तय करेगा। बेटी जो उसकी है, यानी कि जिस बेटी का नाम है रीना, रीना अपनी माँ के साथ ही मायके में है अभी। बाकी जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा कि अभी वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। हालांकि उसके घर वाले तो कह रहे हैं कि वो जाकर ससुराल में रह ले, लेकिन अभी भी जो प्रिया है वो जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो एकदम टूट चुकी है। बाकी देखिए क्या होता है आगे, कोर्ट क्या उनको सजा तय करेगा। अब जहाँ तक मामला है इस हिसाब से तो तकरीबन 10 साल से ऊपर की ही सजा होनी चाहिए। लेकिन देखिए वो तो कोर्ट का काम है, कब तक क्या सजा सुनाता है, कोर्ट में कितनी देरी होती है, ये सभी लोगों को पता है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। चलिए आज जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिसमें पहले नंबर पे जो कमेंट किए हमको वीर कुमार जी हैं। आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने कमेंट किया। अगले नंबर पे है रामजी कुमार, इन्होंने कहा कि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, आप वहां से जा करके हमसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे या जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जिन लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है, जिन लोगों से हमसे बात करिए डायरेक्टली, वो इंस्टाग्राम पे हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगले नंबर पे है ऋतिक साहू जी, पूजा जी पटना से, मोहम्मद सबीर जी है, आदिल अहमद, सुभाष चंद, कुंदन पाल, सुबोध कुमार बीएसएफ सिलीगुड़ी से, मुंगेर खान, अरुण मिश्रा जी है, शरीफ अंसारी जी है। एक आईडी है जिनका नाम तो नहीं पता हमें है, इनका नाम है कार्टून वाला, इनकी आईडी है। आप लोग चाहे तो उनके चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि काफी दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, वीडियो बनाने से आप उब गए हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और कुछ दिक्कतों की सामना था, इस वजह से आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और वीडियो का जो सिलसिला है वो थमने वाला बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें। अगले नंबर पे निर्मल, रोहित प्रजापति जी सिद्धार्थ नगर से, ये रहने वाले सिद्धार्थ नगर के हैं और ये अभी प्रेजेंट में ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं और ये वहीं से हमारी कहानी सुनते हैं। तो आप सभी तमाम दर्शक को, भाई बंधु को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उनका नाम लूं और आप लोगों तक उनकी बातें शेयर करूं। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।